हेलो गाइस वो सब कैसे हैं आप सब दोस्तों। मेरा नाम है शुभम जैन और आ गया हूँ आपके सामने नई वीडियो के साथ। और स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे शुभम जैन कॉमर्स डिस्कशन पे। दोस्तों अगर मैं बात करूँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, दोस्तों कॉस्ट ऑफ कैपिटल के जो है 6 के 6 पार्ट सक्सेसफुली जो है यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। आज जो है हम 7वां पार्ट जो है बना रहे हैं आपके साथ मिलके, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। दोस्तों हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेट, हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ preference share capital, how to calculate cost of equity by the six models जो मैंने आपको बताए थे, वो सारे के सारे कामयाबी से अच्छे से सक्सेसफुली जो है यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुका। अगर नहीं देखे तो जाइए चेक इट आउट करिए। हमने बोला था इंसान तीन तरीके से जो है अपनी इक्विटी अपनी कैपिटल रेज कर सकता है। फर्स्ट इज डेट, सेकंड इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड द थर्ड इज इक्विटी। इक्विटी के दो भाग होते हैं, या तो वो पैसा एक इक्विटी शेयर रेज कर दे जो हमने निकालना सीख लिया कॉस्ट ऑफ इक्विटी, या जो पैसा उसके पास पड़ा हुआ है पुराना रिटेंड करा हुआ है सेविंग है उसमें वो वाला वो पैसा लगा दे, खर्च कर दे इन्वेस्टमेंट में, जिसे हम ऐसे डिनोट करते हैं KRE। दोस्तों अब आप पूछेंगे इक्विटी रिटेन्ड अर्निंग में क्यों। दोस्तों मैं आपको बता दूं आपके सामने ये चीज़ आगे भी काम आएगी। इक्विटी शेयर होल्डर शेयर कैपिटल प्लस रिटेन्ड अर्निंग, ये दोनों आपके इक्विटी के ही पार्ट है। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिटेन्ड अर्निंग, ये दोनों आपकी इक्विटी के पार्ट है। जहाँ आपको बोल दे इक्विटी तो आप समझ जाइए उसके अंदर शेयर कैपिटल रिटेन्ड अर्निंग दोनों ही जो है शामिल है। लेकिन इसकी कैलकुलेशन में थोड़ा सा फर्क आता है। जब आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हैं तो थोड़ा सा फर्क आता है, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग की कॉस्ट निकालते हैं तो थोड़ा सा फर्क आता है। आज हम वही फ़र्क को सीखने वाले हैं। और फर्क मतलब आपकी जो 6 के 6 मॉडल आपने जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी में पढ़े थे, वो 6 मॉडल जो आपने कॉस्ट ऑफ इक्विटी में पढ़े थे, वही सारे के सारे आपको कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग में भी पढ़ेंगे। लेकिन कोई घबराने वाली बात नहीं है, जिसके लिए आपको पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी को अच्छे से समझना पड़ेगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जाइए कॉस्ट ऑफ इक्विटी की सारी वीडियोस देखिए, और जैसे ही आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी समझ जाएंगे तो रिटेन्ड अर्निंग आपके लिए बच्चों का खेल है, तो चाहे आपको कुछ भी जो है दिक्कत नहीं आएगी। कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग सो इजी, बस मेरे साथ बनी रही है। उसमें सिर्फ छोटा सा फ़र्क है जो आज हम सीखेंगे, और अपनी अंतिम कॉस्ट को निकालना भी जो हम आज सीखेंगे। हाँ जी दोस्तों, आइए दोस्तों देखते हैं कैसे। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं क्या आते हैं रिटेन्ड अर्निंग होती क्या है। दोस्तों रिटेन्ड मतलब मैंने अपने पास रख रखी है, अर्निंग मतलब जो मैंने कमाई थी, वो अर्निंग जो मैंने कमाई थी उसमें से मैंने कुछ पार्ट रिटेन्ड कर लिया। फॉर एग्जांपल मेरी सैलरी है 1 लाख रुपये, मैं 1 लाख रुपये में से हर महीने 1 लाख रुपये नहीं खर्चता हूँ पूरे, मैं उसमें से 20,000 रुपये रिटेन्ड कर लेता हूँ, अपनी अर्निंग में से रिटेन्ड कर लेता हूँ, अपने पास रख लेता हूँ। तो सोचो दोस्तों 20-20 हज़ार करके मैंने पूरे साल में 2,40,000 रुपये जो है जोड़ लिए। कितने रुपए जोड़ लिए तुमने दोस्तों? 2,40,000 रुपये। अब मेरा मन करे कि मैं दूसरे साल में सोच रहा हूँ कि यार मैं कोई इस कंपनी के शेयर खरीद लेता हूँ, या दोस्तों मैं अपनी कोई फिक्स डिपॉजिट करा देता हूँ, मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट करूँ, तो मैंने किस में से कराई? अपनी उस सेविंग में से जो मैंने पहले अपनी अर्निंग में से रिटेंड करी थी। तो कंपनी भी ये काम करती है कि इन केस उनको कोई इमरजेंसी हो जाए, शेयर होल्डर को डिविडेंड देना पड़ जाए, या डिबेंचर पर इंटरेस्ट देना पड़ जाए, या कोई इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आ गया अच्छा सा जिस पर कंपनी को इन्वेस्ट करना है, इसलिए कंपनी भी अपने पास तमाम रिटेंड अर्निंग रखती है। तो दोस्तों रिटेंड अर्निंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इक्विटी। अब सवाल ये उठता है कि हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द रिटेंड अर्निंग। अब ये रहा आपकी आंखों के सामने, मैं सारा का सारा मैंने पिक्चराइज कर रखा है यहाँ पे आपके लिए, बस आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं देखा है तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के सारे पार्ट जाके देखिए जो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। उसके बाद आपको कॉस्ट ऑफ रिटेंड अर्निंग जो है समझ आ जाएगा। आप पूछेंगे क्यों? उसका रीज़न ये है क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी के अंदर मैंने आपको 6 मॉडल पढ़ाए थे, 6 ना कि आपको 4 तो पता ही होने चाहिए स्टार्टिंग के। और क्योंकि ये 4 स्टार्टिंग के 4 मॉडल इज मोस्टली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ रिटेंड अर्निंग, बिकॉज रिटेंड अर्निंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द इक्विटी। बस उसमें एक माइनर सा फ़र्क है, वो फ़र्क हम जो है सीखने वाले हैं। अब पूछेंगे वो फ़र्क किस चीज़ का है? दोस्तों वो फ़र्क है नेट प्रोसीड्स एंड मार्केट प्राइस पर शेयर। जी दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले नेट प्रोसीड कैसे निकलता था। दोस्तों आपको एक मार्केट प्राइस गिवन होता था, लेट्स सी P, मार्केट प्राइस आपका 100 रुपये, और आपको नेट प्रोसीड दे रखा होता था, माफ़ी चाहूँगा नेट प्रोसीड नहीं, आपको फ्लोटेशन कॉस्ट दे रखी होती थी 10 रुपये। तो आप बोलते थे नेट प्रोसीड होती है मार्केट प्राइस में से, जब आप भी कोई फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस कर देते हो ना, तो आपकी नेट प्रोसीड जो है आ जाती है।
क्या आ जाती है दोस्तों, आपकी नेट प्रोसीड आ जाती है। तो हम हमेशा नेट प्रोसीड को फर्स्ट प्रेफरेंस देते थे हर केस में, चाहे वो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर हो, चाहे वो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, चाहे वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो, क्यों ना हो, हर केस में हम नेट प्रोसीड को पहले आगे रखते थे, फर्स्ट प्रेफरेंस देते थे। लेकिन कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग थोड़ा घुमक्कड़ है, उसने बोला नहीं मैं सबके जैसा नहीं हूँ, मैं थोड़ा अलग हूँ। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है ना मार्केट प्राइस 100 रुपये, फ्लोटेशन कॉस्ट 10 रुपये, नेट प्रोसीड 90 रुपये, तो रिटेन्ड अर्निंग बोला मेरे को नेट प्रोसीड नहीं चाहिए, मेरा सिर्फ वास्ता, मेरे को सिर्फ मार्केट प्राइस से प्यार है। चाहे आपको मार्केट प्राइस गिवन हो तो बल्ले बल्ले मार्केट प्राइस से अपना फॉर्मूला लगा के कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग निकाल दो, जैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी की निकालते थे। अगर नेट प्रोसीड गिवन है तो नेट प्रोसीड को मारो गोली, मुझे नेट प्रोसीड नहीं चाहिए, मेरे को जस्ट मार्केट प्राइस चाहिए, क्योंकि मैं मार्केट प्राइस से प्यार करता हूँ, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग से मार्केट प्राइस से जो है प्यार करता है। अब सवाल उठता है कि मार्केट प्राइस ले नेट प्रोसीड। दोस्तों हमेशा मार्केट प्राइस लेनी है। कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग के केस में आपकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस जाएगी वो हमेशा मार्केट प्राइस पर जाएगी, चाहे आपको नेट प्रोसीड गिवन क्यों ना हो, आपको जितनी ज़्यादा अपने जाल में फंसाने की कोशिश करे नेट प्रोसीड दे तो, लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग का केस आ गया ना तो मारो को नेट प्रोसीड को गोली और पकड़ लो हाथ किसका, मार्केट प्राइस का। दोस्तों अब पूछते हैं कि इसकी कैलकुलेशन कैसे हुई कॉस्ट ऑफ इक्विटी वाले मेथड से। दोस्तों जब आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते तो आपको डिविडेंड प्राइस मॉडल दिया होता था। कौन सा डिविडेंड प्राइस मॉडल, जिसका फॉर्मूला होता था DPS डिवाइडेड बाय MPS। क्या होता था दोस्तों, DPS डिवाइड बाय MPS, माफ़ी चाहूँगा, DPS डिवाइड बाय MPS। तो दोस्तों लेकिन आप क्या करते थे उस केस के अंदर कॉस्ट ऑफ इक्विटी के केस के अंदर, आपको अगर कहीं पे नेट प्रोसीड गिवन होता था ना तो आप नेट प्रोसीड ले लेते थे। फॉर एग्जाम्पल आपको डिविडेंड प्राइस मॉडल का एक क्वेश्चन बोला है कि उसके अंदर आपको डिविडेंड गिवन है कितना 100 रुपये, और आपको क्या प्राइस गिवन है आपको कितना 200 रुपये, और आपको फ्लोटेशन कॉस्ट गिवन है आपको 50 रुपये, और आपकी नेट प्रोसीड है कितनी है दोस्तों 150 रुपये। तो आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते थे तो DPS अपॉन में MPS का फॉर्मूला लगाते थे ऐसे, 100 डिवाइडेड बाय 150। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल रहे हैं अभी आप इसके अंदर, तो आप क्या लेते थे, नेट प्रोसीड लेते थे, क्योंकि आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस किसको जाती थी, नेट प्रोसीड्स को। लेकिन अब अगर इन केस ये बोले ना कि मेरे को कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं, मेरे को कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग निकालनी है, तो नेट प्रोसीड को मारो गोली, मैं माफ़ी चाहूँगा दोस्तों आपसे, तो नेट प्रोसीड को मारो गोली, हमको सिर्फ प्राइस ही चाहिए, चाहे वो जितना जाल में फंसा है कि ये लो नेट प्रोसीड, नेट नहीं। अगर रिटेन्ड अर्निंग का केस आ गया तो सिर्फ मार्केट प्राइस पर शेयर का ही सिक्का चलेगा, तो सिर्फ 200 रुपये का ही सिक्का चलेगा, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अगर मार्केट प्राइस दे दिया कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग के केस में तो हम मार्केट प्राइस का ही हाथ पकड़ेंगे, अगर नेट प्रोसीड गिवन है तो नेट प्रोसीड का हाथ छोड़ देंगे। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे 100/200। जी दोस्तों अब एक सेम एग्जांपल को हम कंटिन्यू करते हैं अगले मॉडल में, जिसका क्या नाम है दोस्तों, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डेट इज़ अर्निंग प्राइस मॉडल। डेट इज़ व्हाट दोस्तों, डेट इज़ अर्निंग प्राइस मॉडल। दोस्तों अर्निंग प्राइस मॉडल का फॉर्मूला लिखा होता है EPS अपॉन में MPS, लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है तो हम फर्स्ट प्रेफरेंस किसे देते थे, नेट प्रोसीड को। तो अब आप देख सकते हैं, मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे कि आप भूलो ना, आपको कन्फ्यूजन ना हो, मैंने यहाँ पे कट जानबूझ के लिख के काट भी रखा है, DPS डिवाइड बाय नेट प्रोसीड नहीं लेना, EPS डिवाइड बाय नेट प्रोसीड नहीं लेना, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आइए दोस्तों, अगर आपको गिवन है मार्केट प्राइस 100 रुपये जी, फ्लोटेशन कॉस्ट 50 रुपये, 20 रुपये कर लेते हैं, नेट प्रोसीड हाउ मच 80 हो गया, और अर्निंग कितनी है दोस्तों, अर्निंग पर शेयर आपकी वो है लेट से फॉर एग्जांपल दोस्तों आपका 200 रुपये, हाउ मच 200 रुपये, वैसे ज़्यादा होती नहीं लेकिन फिर भी ले लिया। तो आप क्या करेंगे, अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी हो तो आप 200 को 80 से डिवाइड कर देंगे, राइट और रॉन्ग। लेकिन क्वेश्चन चीख के बोल रहा है कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग,
तो दोस्तों इस केस में फंडा है, तो आप 200 को 80 से नहीं, आप 200 को 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन चिक चिक के बोल रहा है मार्केट प्राइस शेयर का हाथ पकड़ना है रिटेन्ड अर्निंग के केस में। चाहे नेट प्रोसीड गिवन हो या ना हो, आपको नेट प्रोसीड का हाथ नहीं पकड़ना है। तो आशा है दोस्तों आपको ये दो मॉडल समझ आ गए होंगे। दोस्तों पूरा का पूरा फॉर्मूला सेम है अगर आपने कॉस्ट ऑफ इक्विटी अच्छे से पढ़ रखा है, प्रोवाइडेड बस आपको नेट प्रोसीड का हाथ छोड़ देना है। इसकी ब्रह्मास्त्र टेक्निक यही है कि नेट प्रोसीड का हाथ छोड़ो। मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, आपको आसानी रहेगी। नेट प्रोसीड का हाथ छोड़ो और मार्केट प्राइस पर शेयर का हाथ पकड़ लो। जी दोस्तों, ये जो मैंने ये चीज़ बनाई है ये ब्रह्मास्त्र टेक्निक है, इसे अपनाइए, आपका जीवन मंगल एवं मंगल हो जाएगा अगर कहीं भी आपको कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग का क्वेश्चन टकरा जाए तो। जी दोस्तों, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में। तो सेम डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में होता था कि फॉर एग्जांपल फॉर्मूला होता है हमारा डिविडेंड अपॉन में मार्केट प्राइस प्लस ग्रोथ, P0 को मार्केट प्राइस पर शेयर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपको P0 यानी कि मार्केट प्राइस पर शेयर, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, आपको मार्केट प्राइस पर शेयर जो है गिवन है। क्या गिवन है दोस्तों? आपको मार्केट प्राइस पर शेयर गिवन है, हाउ मच? फॉर एग्जांपल 200, और आपको नेट प्रोसीड भी गिवन है, कितनी दोस्तों? 150। तो दोस्तों आप क्या करते थे अगर आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से, आप D1 अपॉन में P0 फॉर्मूला था, लेकिन हमेशा कॉस्ट ऑफ इक्विटी में आप मार्केट प्राइस या नेट प्रोसीड में से फर्स्ट प्रेफरेंस नेट प्रोसीड को देते थे, तो आप डेफिनेटली 150 को कंसिडर कर लेते, आप डेफिनेटली इस 150 को कंसिडर कर लेते। लेकिन इसमें आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग निकालनी है ना दोस्तों। क्या निकालनी है? कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग निकालनी है। तो दोस्तों प्रोवाइडेड इस केस के अंदर डिविडेंड ग्रोथ मॉडल के अंदर आपको नेट प्रोसीड, देखो मैंने काटा मार रखा है, नेट प्रोसीड ना लेके आपको, चाहे गिवन है नेट प्रोसीड, आपको नेट प्रोसीड नहीं लेनी, आपको जस्ट P0 यानी मार्केट प्राइस लेना है। जैसे कि मैंने बताया मार्केट प्राइस का हाथ पकड़ लो और नेट प्रोसीड का हाथ छोड़ दो, चाहे वो जितना फंड पड़ा है पकड़ लो, लेकिन रिटेंडर नहीं बोलेगा मुझे तुझसे नफरत है, मुझे तेरा हाथ नहीं पड़ना, मुझे बस मार्केट प्राइस पर शेयर का हाथ पकड़ना है। जी दोस्तों, ऐसे ही आपका सेम फंडा चलेगा अर्निंग ग्रोथ मॉडल में। हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी में नेट प्रोसीड ले लेते थे, लेकिन नेट प्रोसीड को मारो गोली नहीं चाहिए। मार्केट प्राइस है 200 और आपका नेट प्रोसीड गिवन है 150। अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी थे तो हम 150 यहाँ पे ले लेते हैं, नेट प्रोसीड फर्स्ट प्रेफरेंस होती कॉस्ट ऑफ इक्विटी में। बट दोस्तों बट लेकिन नहीं लेना ना, हम सिर्फ मार्केट प्राइस यानी कि 200 को ही कंसीडर करेंगे, जैसा मैंने एग्जांपल में बताया। दोस्तों CAPM में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि इसमें मार्केट प्राइस का रोल नहीं होता है। जी दोस्तों, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जिसके अंदर मैंने कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ही सारे मॉडल्स को दोबारा मैंने डिस्कस करा आपके साथ, जिसके अंदर मैंने आपको एक फ़र्क बताया। किसका फ़र्क बताया? जिसके अंदर मैंने आपको फ़र्क बताया नेट प्रोसीड और प्राइस का, नेट प्रोसीड और प्राइस का, जिसके अंदर आपको अगर आपको कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग निकालने को बोल दे तो नेट प्रोसीड का हाथ नहीं पकड़ना, नेट प्रोसीड का हाथ नहीं पकड़ना और मार्केट प्राइस का हाथ चूम लेना है, उसे पकड़ लेना है, उसे पकड़ लेना है। किस केस में? फर्स्ट प्रेफरेंस दे दिया मार्केट प्राइस को कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग में। आइए एक बार इस चीज़ को लिख भी लेते हैं। इक्विटी के केस में फर्स्ट प्रेफरेंस किसे देनी है? आपको फर्स्ट प्रेफरेंस आपको देनी है नेट प्रोसीड्स को, और रिटेन्ड अर्निंग के केस में फर्स्ट प्रेफरेंस आपको देनी है मार्केट प्राइस को। जी दोस्तों, आशा है आपको समझ आ गया होगा, इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी और आप अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है आपके जहन में आ गया होगा। दोस्तों अब सवाल उठता है कि क्वेश्चन कैसे आता है। दोस्तों इसके क्वेश्चन की बहुत इजी आते हैं कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, अगर स्पेसिफिक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछ लीजिए, लेकिन अक्सर अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए एग्ज़ाम के अंदर, एक बड़ा क्वेश्चन आता है, तो दोस्तों ये बड़ा क्वेश्चन आपका सारी की सारी कॉस्ट को मिला के पूछा जाता है कि फॉर एग्जांपल आपसे या तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी पूछेगा, रिटेन्ड अर्निंग पूछेगा, डेट पूछेगा, प्रेफरेंस शेयर पूछेगा, या तो अलग अलग पूछ सकता है, लेकिन या तो वो इन चारों को मिला के, डेट को, प्रेफरेंस को, इक्विटी को, रिटेन्ड अर्निंग को, इन चारों को मिला के एक बड़ा क्वेश्चन बना सकता है, जिसको हम कहते हैं हाउ टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं, प्रेफरेंस रेट, डिबेंचर नहीं, रिटेन अर्निंग नहीं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल के अंदर ये चारों चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, तो वो चारों को मिला के एक जो है क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। वो क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। उसके अंदर मैं सारे के सारे स्टेप आपको लिखवाऊंगा, अगली वीडियो में एक पूरा क्वेश्चन भी कराऊंगा कि अगर एग्जाम में आ जाता है तो उसे कैसे टैकल करना है। बस दोस्तों, आप सबसे पहले इन 4 कॉस्ट पे काम करिए कि इनको कैसे कैलकुलेट करा जाए, अपने रिस्पेक्टिव किताबों में से प्रैक्टिस करिए। दोस्तों, आशा आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच दोस्तों अपना प्यार देने के लिए। और हाँ, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, फिट रहिए, फाइन रहिए, पढ़ते रहिए। हाँ जी दोस्तों, थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।